नमस्कार, मैं लक्ष्मी प्रसाद मालगुडी, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 विषय हिंदी, वितान भाग 1 और उसका पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदें। आज के चर्चा के विषय रहेंगे कुआं और कुएं में अंतर। दूसरा बिंदु रहेगा कुएं की खुदाई में होने वाली कठिनाइयाँ। इस पर हम चर्चा करेंगे। पाठ है राजस्थान की रजत बूंदें। रजत बूंदों से आप समझ रहे होंगे ये कैसा शीर्षक है। रजत का अर्थ चांदी होता है, तो चांदी की बूंदें, चांदी कीमती धातु है, तो वो एक एक बूंद चांदी के समान है, इतनी बहुमूल्य हैं। कौन सी बूंदें हैं वो? पानी की बूंदें। राजस्थान में चांदी की बूंद अर्थात राजस्थान में जो पानी एकत्र होता है कुएं में, वो एक एक बूंद बहुत कीमती है, इसलिए इसका शीर्षक पड़ा राजस्थान की रजत बूंदें। आपने एक मुहावरा सुना होगा, उसकी तो चांदी ही चांदी हो गई, अर्थात उसको बहुत लाभ हुआ, बहुत कीमत उसने जोड़ दी। तो हम पढ़ते हैं पाठ को। पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। चेलवांजी कहते हैं जो कुएं को खोदता है। अब आज तक आपने सुना होगा कि कुआं बनाया जाता है या कुआं होता है, लेकिन यहाँ पर कुएं शब्द आया हुआ। कुआं शब्द पुल्लिंग, कुएं शब्द स्त्रीलिंग, और कुआं और कुएं में अंतर यह है कि वो पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है। कुआं आकार में होता कुएं भी वैसे ही है कुएं के समान, लेकिन थोड़ा सा अंतर गहराई का वही होता है, लेकिन जो उसका व्यास होता है नीचे चौड़ा होता है और ऊपर धीरे धीरे पतला होता जाता है। आप अभी एक चित्र देखेंगे, उससे आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे लट्टू होता है, नीचे से थोड़ा सा बेस होता है, उसका आधार होता है चौड़ा, ऊपर नुकीला शंकु की तरह होता जाता है। लगभग कुएं इसी तरह का कुएं का आकार होता है। तो चेलवांजी कहते हैं कुएं को खोदने वाले, कुएं को बनाने वाले। अब इस पर आगे चर्चा करेंगे हम, लेकिन आप इस वाक्य को आगे देखते हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। चेलवांजी कुएं की खुदाई कर रहे हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे एक कुआं दिख रहा है। तो कुएं और कुएं में क्या अंतर है कि कुआं तो आपको बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, नीचे भी उतना ही, यहाँ भी इतना ही है और ऊपर भी इतना ही है। लेकिन कुएं और कुएं में अंतर क्या होगा? अगर हम थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर मैं रेखांकित करूं, भले वो लंबाई में होगा, लेकिन ऊपर मुंह छोटा होता जाएगा कुएं का। तो वो काम कर रहा है और वो पसीने से तरबतर है, क्योंकि गहराई में है। 30-35 हाथ खुदाई हो चुकी है और वहां उसको गर्मी लग रही है। और जैसे जैसे खुदाई होती जाएगी, वो जितनी देर वो चेलवांजी वहां रहेगा, खुदाई करते हुए रहेगा, उतनी देर और गर्मी बढ़ती जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है, ज्यादा बड़ा व्यास नहीं है उसका, बड़ा व्यास नहीं होता उसका, कुएं से थोड़ा कम। और कुएं का व्यास बड़ा हो सकता है, जैसे ये है, तो कुएं का कम होता है। क्यों होता है उसको भी हम अभी आगे स्पष्ट करेंगे। उखड़ू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। उखड़ू बैठे, जब हम घुटने पर हम अपने पेट और छाती को रख दें और थोड़ा झुक जाएं, जैसे कोई ठंड में हम बिल्कुल सिकुड़ करके बैठ जाते हैं जब ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसी स्थिति में एक अभी फोटो यहाँ पर दिखेगी, आप समझ जाएंगे उखड़ू किसको कहते हैं। तो चेलवांजी पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर उसकी मिट्टी है, अर्थात ज़्यादा व्यास न होने के कारण वो ज़्यादा खुल करके नहीं वहाँ पर रह सकता, वो बिल्कुल चिपक करके बैठा हुआ और साथ में खुदाई भी कर रहा है, हाथों को बिल्कुल अपने छाती और पेट से लगाते हुए खोद रहा है। एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है, और जो वो खोद रहा है ज़्यादा दूर नहीं है मिट्टी,
क्योंकि ज़्यादा व्यास नहीं है उस कुएं का, तो एक हाथ पर मिट्टी है। अब मिट्टी का ढेर होता जा रहा है जैसे वो खोदता जा रहा है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। जगह संकरी है, इसलिए किसी बड़े फावड़े से, गैंती से वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा स्थान चाहिए, खुलापन चाहिए, और यहाँ खुलापन कम है। तो यहाँ किससे हो रहा है? खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली एक छोटी कुदाल जैसा समझ लो, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं, कोई जैसे फावड़ा होता है तो छोटा सा फावड़ा, बहुत छोटा सा फावड़ा, जो कम जगह पर प्रयोग में लाया जा सके, तो उसको कहा है यहाँ पर बसौली। बसौली छोटी डंडी का एक छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, ये स्पष्ट हो चुका है। नुकीला फल होता है उसका, और वो लोहे का होता है। फल का मतलब जो आगे की नोक होती है उसको कहा है यहाँ पर। हत्ता लकड़ी का हत्ता है, आगे से नुकीला है, तो उससे ही खुदाई की जा रही है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। अब कुएं खुदाई होती जा रही है, गहरी भी होती जा रही है, मेहनत कर रहे हैं खूब वहां पर चेलवाजी, जो वहां बैठा हुआ है नीचे, तो वो काम कर रहा है, लेकिन काम करते करते उसको गर्मी महसूस हो रही है। वैसे भी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है गर्म प्रदेश होता है, तो उसकी गर्मी का असर उस पर हो ही रहा। और गहराई में आप जाएं कभी भी किसी गुफा में या गहराई में, आपको वहां पर गर्मी का एहसास ज़्यादा होगा। फिर ये काम भी कर रहा है। खेत में जब किसान काम करता है, चाहे वो धूप ना भी हो, कोई भी मौसम हो, बादल भी लगे हों, तो वो मेहनत करता है और पसीना बहता है किसान का। तो यहाँ पर तो खुलापन भी नहीं है, हवा भी नहीं है, बिल्कुल संकरा है, तो गर्मी का असर तो पड़ेगा ही उस पर। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। अब उस पसीने से तरबतर है, ऊपर वो आ नहीं सकता जब तक पूरा काम हुआ नहीं उसका। तो अब उसका एक उपाय ढूंढते हैं वहां के लोग। जो कुई का काम कर रहा हो तो नीचे है, बाकी लोग ऊपर से देख रहे हैं जिनका काम हो रहा होगा। तो बीच बीच में वो क्या करते हैं, रेत लिया उन्होंने, राजस्थान की भूमि रेतीली भूमि है, तो रेत अपने हाथ में लेते हैं, मुट्ठी भरते हैं, और उस मुट्ठी को जोर से फेंकते हैं कुई में जहां वो खुदाई चल रही है, और वो चेलवाजी के एक तरह से सिर पर गिरता है वो, जो उन्होंने फेंका है मुट्ठी में रेत भर करके। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है, और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। क्यों करते हुए ऐसा? इसलिए करते हैं कि नीचे तो गर्म हवा है, दम घोटू हवा है, ऊपर की ताजी हवा, उस जब हम रेत के कण जोर से फेंकेंगे, रेत को जोर से फेंकेंगे मुट्ठी से, तो उसके साथ ऊपर की हवा नीचे जाएगी, और नीचे की जो गर्म हवा है वो ऊपर आएगी। उसके पीछे का तर्क ये रहता है, उसका कारण ये रहा है। तो थोड़ा सा उसको राहत मिल जाती है, थोड़ी देर के लिए चेलवाजी को। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवाजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। अब रेत के कण के साथ छोटे छोटे पत्थर भी हो सकते हैं, जैसे मिट्टी उठाई, रेत उठाई, तो कुछ छोटे छोटे कण होंगे तो उसके सिर पर लगेगा, चेलवाजी के चेजारों के सिर पर लगेगा। तो उसका एक उपाय निकाला उन्होंने, उसके सिर पर कांसे का एक टोप जैसा पहन लेता हो, या पीतल का टोप जैसा, या किसी धातु का एक बर्तन जैसा टोप की तरह प्रयोग करते हैं। आप ऐसा समझ लिए, वो सिर की रक्षा करने के लिए, जैसे कोई साइकिल बाईसाइकिल वाला, यानी मोटरसाइकिल चलाता है, कोई स्कूटर चलाता है, तो वो हेलमेट पहनता है। क्यों पहनता है? सिर की रक्षा के लिए ये उपाय ढूंढा गया। लेकिन वो गांव का क्षेत्र और वो काम भी उसी तरह का है, तो वहां पर कोई धातु का टोप बना लेते हैं और उसको पहन लेते हैं। चाहे वो कोई छोटी परात हो, उसको सिर पे रख देगा, बांध देंगे उसको, या कोई धातु का इसी तरह का कुछ बर्तन हो जिसको सिर पर रखा जा सके, ताकि वो रेत के कण के साथ जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होंगे उसके सिर पे न लगे, चोट न पहुंचे। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवाजी के
पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। अब चेलवांजी ने खुदाई कर दी इस बीच 2, 3, 4, 5 मिनट में, तो उसके पैरों के पास खूब सारा मलबा इकट्ठा हो गया। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। अब उसके लिए क्या किया इन्होंने, ऊपर से एक रस्सी पर एक डोल या बाल्टी बांधी और उसको नीचे चेलवांजी के पास भेजते हो, और उसमें वो जो बाल्टी या जो जो भी है डोलू टाइप का, उसमें चेलवांजी जो उसने खुदाई की है मिट्टी की उसमें भरता है। फिर वो रस्सी खींचते हैं जैसे कुएं से बाल्टी खींचते हैं पानी की, इसी तरह से आप समझ सकते हैं, और वो फेंक देते हैं। फिर दोबारा से वही प्रक्रिया चलती रहती है। थोड़ी देर में फिर इकट्ठी हो जाती है वहाँ पर वही जो खुदाई में मिट्टी निकलती है, और फिर वो खींचते हैं। इस तरह से वो कुएं गहरी होती जाती है। तो ये कह रहे हैं कि पूरी सावधानी के साथ खींचते हो, और जब खींचते हैं वो तो उस बाल्टी से कुछ रेत के कण गिरते हैं, कंकड़ भी गिरते हैं जो उन्होंने खुदाई की। तो उसमें कंकड़ भी हो सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर भी हो सकते हैं, और उसके खींचते समय चेलवांजी के सिर पर गिर सकते हैं और उसको चोट पहुंच सकती है। तो टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा, इसलिए वो टोप पहनते हैं। दो बात बताई, एक ऊपर से रेत फेंक रहे तो हो सकता है रेत में भी कुछ कण हो, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो बाल्टी में भरता है मलबा, ऊपर ये खींचते हैं जो ऊपर खड़े लोग हैं, तो उससे भी गिर सकता है, छलक सकता है, तो उससे रक्षा हो रही है, इसलिए वो टोप पहनते हैं। तो आपके पास प्रश्न आएगा कि चेलवांजी सिर पर टोप क्यों पहनता है, तो इसका उत्तर ये है जो अभी बताया। चेलवांजी यानी चेजारो, उसका एक नाम और है चेलवांजी, और उसी को चेजारो भी कहते हैं। चेजारो क्यों कहते हैं ये भी अभी इस पाठ में आगे आएगा। ये कुएं की खुदाई करने वाले का नाम है, उसको कहते हैं। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं। वो उस काम में दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं, कुशल होते हैं। वो अलग तरह के लोग होते हैं। जैसे एक कारपेंटर है, लकड़ी का काम करने वाला, तो वो उसमें दक्ष होता है कि इस लकड़ी को कैसे काटना है, कैसे रंदा लगाना है, वो सब जानता है। तो ऐसे ही चेजारो या चेलवांजी इस खुदाई में वो दक्ष होते हैं, उनको पता है हमने कुएं कैसे बनाना है। तो कुएं की खुदाई करने वाले काम को कहते हैं चेजा। जो चेजा का काम करे वो चेजारो हो गया, ये इसका अर्थ है। अब यहां पर देखिए एक चित्र जैसा आपको दिख रहा है, तो ये कुएं का एक चित्र बनाया गया ग्राफिक के द्वारा। अब इसको समझिए, ये उकड़ू करके बैठा हुआ है चेजारो चेलवांजी, और जगह भी कम है, ज्यादा जगह नहीं है इसमें, और धीरे धीरे ऊपर पतला होता जा रहा है उसका, और मुख और पतला हो गया। तो यह है कुएं का आकार। अब स्पष्ट हो गया कुएं और कुएं में अंतर। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। अब यहाँ पे और दोबारा स्पष्ट किया कि एक होता है कुआं, एक होता है कुएं। गहराई में दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन आकार में दोनों में अंतर है। कुआं तो है, लेकिन सबसे छोटा कुआं व्यास में, आकार में। तो इसका अर्थ हुआ कि वो जो छोटा कुआं होगा वही कुएं कहलाया जाएगा। तो कुएं का अर्थ हो गया छोटा कुआं, जो जिसका व्यास कम होता है और आकार में जो कुएं से थोड़ा सा भिन्न होता है। कुएं शब्द स्त्रीलिंग का है, ये देख लीजिए, स्त्रीलिंग शब्द है कुएं। अब सामान्यतया जो पुल्लिंग शब्द होते हैं और जब उनका स्त्रीलिंग किया जाता है तो कभी कभी कुछ वस्तुओं में जो स्त्रीलिंग से संबंधित होता है वो छोटे के लिए भी कह देते हैं। छोटे, छोटी वस्तु, छोटा स्थान, उसके लिए भी स्त्रीलिंग का प्रयोग हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, बादल, आसमान में बादल छाए हुए हैं। अब महादेव वर्मा कहती है एक बदली है, ये नीर भरी दुख की बदली। तो बदली का मतलब एक छोटा टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा। तो स्त्रीलिंग कभी कभी छोटे के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है।
यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई में नहीं, व्यास में। व्यास आप समझते होंगे, कोई आर पार उसको कहते हैं व्यास। मान लो ये गोलाई है और इस तरफ, इस कोने से और इस कोने तक जो पूरी एक रेखा खींचेंगे हम आर पार, वो व्यास होगा। उसकी जो आर पार हम सीधाई में एक लाइन खींचेंगे तो वो व्यास हो गया। तो गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है, लेकिन व्यास कम है, बस इतना समझना है आपने। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में ये कुइयां बनाई जाती है, भारत के और प्रदेशों में नहीं है कुई बनाने का कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट, या वहां नहीं बनाया जाता। वहां कुएं भले खोदे जाएंगे लेकिन कुइयों का कोई हिसाब नहीं होता। अब क्यों बनाई जाती कुई, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कुइयों की गहराई कम और ज्यादा विभिन्न कारणों से होती है उस क्षेत्र के हिसाब से। अब अनुपम मिश्र ने ये पाठ लिखा हुआ है। अनुपम मिश्र जी पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत उन्होंने काम किया है और वो अनेक पुरस्कार भी उनको मिले हैं। खारे हैं तालाब उनकी एक रचना है और दूसरी है राजस्थान की रजत बूंदें। ये दोनों बड़ी प्रसिद्ध रचना है, खूब सराही जाती है ये दोनों रचनाएं उनकी। तो वो लिखते हैं कि जो राजस्थान में कुएं है वो एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। अर्थ में अलग कैसे है, ये समझने की बात है आगे की पंक्तियों में। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। अब कुएं की खुदाई करेंगे, कुआं बनाया गया या कुआं होता है, तो कुआं में जो पानी होता है वो जमीन का पानी निकलता है। जमीन में जो पानी निकलता है वो कुएं में एकत्र होता है, लेकिन कुएं में ऐसा नहीं होता, जमीन का पानी एकत्र नहीं होता। कैसे, इस बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। कुएं वर्षा के जल को समेट रही है। कैसे, जो बारिश होती है, बारिश जिस मौसम में हुई, जब भी हुई पूरे वर्ष में, वो पानी रेत के कणों के साथ जमीन में समा जाता है और वो पानी जमीन में रहता है। तो उस वर्षा के पानी को एकत्र करती है कुएं वर्ष भर तक। और स्पष्ट हम करेंगे आगे। तो तब भी जब वर्षा नहीं होती है तब भी वो कुएं, जो बारिश का पानी जमीन में समाया हुआ है, वो साल भर एक एक बूंद करके एकत्र होता है और तब वो जो पानी होता है वो बड़ा मीठा पानी होता है। जमीन का जो खारा पानी होता है वो उससे संबद्ध नहीं होता। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। यानी जो सतह पर पानी बह रहा है वो पानी भी नहीं है, जो जमीन का पानी है वो भी नहीं है। तो कौन सा पानी है भैया? वर्षा का पानी जो जमीन के अंदर है और वो वर्ष भर धीरे 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 वाष्पीकृत होकर के जब कुएं बन जाती है, यहाँ पर ये चित्र देख रहे होंगे, कुएं बन गई, इसके आसपास जो भी रेत है, क्योंकि जमीन के नीचे है तो सब जगह रेत ही है, तो जो रेत में वो पानी समाया हुआ है, रेत जैसे मान लो ये सारे रेत के ढेर के नीचे ये सब कुएं बनी है। अब जो बारिश का पानी इसमें है, आप देखिए नीचे चला गया होगा वो पानी, बारिश होते 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 यहाँ नीचे समाया हुआ और इधर तक, तो धीरे 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 वो ये खाली जगह है। तो क्या होगा, खाली जगह में वो वाष्पीकृत होता है, मॉइस्चराइज होता है और यहाँ बूंद के रूप में दोबारा से वो पानी जो नमी में बदल गया था वर्षा का पानी, वो वाष्पीकृत होकर के बूंद बूंद करके इस कुएं में एकत्र होता है। अब इसी बात को कवि एक बहुत प्रसिद्ध वेद की एक सूक्ति कह सकते हैं, वेदों के लिए ईश्वर का वर्णन करते हैं वेद। ईश्वर ऐसा अनंत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसका कोई पार नहीं है। जो हमने कहा ये भी अभी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, तो वो कहते हैं नेति नेति, न इति न इति।
न धन इति, यानी जो कुछ भी हमने कहा ये अभी भी पूरा नहीं हुआ। न इति, ऐसा भी नहीं इससे ज्यादा और ज्यादा, अभी भी पूरा वर्णन उस ईश्वर का नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ पर वाक्य प्रयोग करने के लिए साहित्यिक एक सुंदर बिंब बनाने के लिए या साहित्यिक प्रयोग के लिए उन्होंने यहाँ पर नीति नीति जैसा कुछ पेचीदा मामला बताया है। पेचीदा का मतलब बहुत कठिन, नीति नीति को समझना बड़ा कठिन होता है, जैसे वेदों को ईश्वर को समझना बड़ा कठिन होता है। भले वेदों में ईश्वर का वर्णन होता है लेकिन ईश्वर उतना ही नहीं है। तो वहां का ये वाक्य नीति है, यानी कुएं न तो भूजल का पानी है कुएं में, और न जो बह रहा है पानी वो एकत्र हो रहा है, वो कुछ विचित्र ढंग से पानी संजोता है, इसलिए इसको पेचीदा मामला कहा है और इसको नीति नीति भी कहा है। अब स्पष्ट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। मरुभूमि का मतलब होता है रेतीली भूमि, मरु माने रेत, तो रेतीली भूमि राजस्थान में रेत का विस्तार है, सब जगह रेती रेत है और काफी गहराई तक, धरती के काफी गहराई तक वो रेत रहती है, अथाह है वहां पर रेत। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। अब देखिए, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, चुपड़ी मिट्टी है, जो भी मिट्टी होगी उसमें पानी थोड़ा समाता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, वो कुछ मिट्टी के लेयर में रुक जाता, उसके लेवल पर रुक जाता, पानी इकट्ठा हो जाता, तालाब बन जाता है। लेकिन राजस्थान में कितनी भी बारिश होगी, रेत के कणों से वो बारिश का पानी नीचे रिस जाता है, ऊपर तालाब नहीं बनता। इसलिए कहा है उन्होंने कि कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती रहती है। अब पानी तो समा गया, अब इस बात को समझिए आप, ये कह रहे हैं 50-60 हाथ नीचे गहराई तक रेत है, उस रेत के नीचे एक खड़िया पट्टी चलती है कहीं कहीं राजस्थान में, कुछ कुछ क्षेत्रों में, और जहां ये खड़िया पट्टी चलती है वहीं कुएं बनती है। अब वो खड़िया पट्टी है काफी, एक ही मान लो आप उसको, पूरी फैली हुई है, तो खड़िया पट्टी से नीचे कुछ नहीं जा सकता, और जो रहेगा वो पानी अगर ऊपर से रिस करके रेत से गया तो खड़िया पट्टी पर अटक गया, उस पट्टी के ऊपर वो पानी नमी में बदल गया। और नमी में क्यों बदला हो, उस खड़िया पट्टी के ठीक नीचे पानी है, धरती में, धरती का पानी भूजल है, लेकिन ऊपर से खड़िया पट्टी है तो वो पानी ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन खड़िया पट्टी उस धरती का जो पानी है, भूजल का जो पानी है, वो खड़िया पट्टी को नमी देती है, वो क्योंकि वो नीचे वाला पानी खारा होता है, इसलिए उस खड़िया पट्टी को तोड़ करके उस पानी को नहीं निकाला जाता, वो खारा पानी है, वो मीठा पानी नहीं होता, पीने योग्य पानी नहीं होता। इसलिए कहते हैं खड़िया पट्टी जो चल रही है तो वहां पर वो वर्षा का जल रुक जाता है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखाई नहीं देता। अब पानी तो दब गया, रेत में समा गया, नीचे खड़िया पट्टी है, वहां पानी है, ऊपर से दिखेगा नहीं वो बिल्कुल भी। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रही परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। वो अनुभवी लोग होते हैं, पुश्तैनी इस काम को जानने वाले होते हैं, उनको पता हो जाता है कि इस क्षेत्र में, इस गांव में, इस क्षेत्र में वो खड़िया पट्टी है या नहीं, तो उनको अनुभव रहता है, पता चल जाता है, अच्छा यहाँ खड़िया पट्टी है रेत के नीचे, तो वो वहां पर कुएं बनाने का काम शुरू कर देते हैं। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर, इसको दोबारा सुने, 150-200 हाथ पर निकल ही आता है जो बड़े कुएं होते हैं, पर वह प्राय खारा होता है। तो खुदाई की, जमीन का पानी आ तो गया 150 से 200 हाथ पर, लेकिन वो पानी खारा है तो वो पीने योग्य नहीं होता है। इसलिए जहाँ खड़िया पट्टी चलती है वहाँ ये कुएं बनाई जाती है, और कुएं में जो पानी एकत्र होता है वो मीठा पानी होता है, पेय जल होता हो, इसलिए पीने के लिए काम में नहीं आ सकता वो पानी, वो खारा जो कुएं से निकलता है। तब बस इन क्षेत्रों में लोग कुएं बनाते हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आए हैं, वो चेजारो चेलवांजी की यहाँ पर कुएं बन सकती है या नहीं बन सकती।
बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। एकदम न बैठे, बैठेगा तो सही, लेकिन एकदम न बैठे तो पता लग जाता है यहाँ पर कि नीचे पट्टी है। धीरे धीरे जब बैठेगा तो वो फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा और तब वो दिखेगा नहीं। एकदम नहीं बैठता है तो उनको कुछ पता चल जाता है। ये अनुभव की बातें होती हैं, बाहर से पता नहीं चल सकती ये बातें। इसीलिए कहा उन्हें पीढ़ी का अनुभव काम आता है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। अब रेत के नीचे वर्षा का जल समा गया, नीचे खड़िया पट्टी है, खड़िया पट्टी पर वो जल टिक गया वर्षा का, काफी गहराई में 60 70 80 हाथ नीचे वो पट्टी रहती होगी। तो उसके नीचे भूजल तो है लेकिन वो पट्टी से ऊपर नहीं आ सकता पट्टी के कारण, तो खारे पानी में वो पानी मिलता नहीं है, तो पट्टी में वो नमी में वो पानी नमी बन करके फैल गया और खारा पानी भी उससे स्पर्श नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली जगह है, रेतीली सतह है और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। ये आपको बता चुके हम, नमी के रूप में वो पानी पट्टी में फैल गया। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। अब हुआ क्या, धूप पड़ी, तेज धूप, और वो नमी कहीं ऐसा न हो कि वो वाष्पीकृत होकर के भाप बन के उड़ जाए, यानी वो पानी नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, सूख जाए। पर ऐसे क्षेत्र में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। क्या काम करती है? अब मैंने जैसे शुरू में बताया कि कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिनमें पानी इकट्ठा हो जाता है और तालाब बन जाता है, और कुछ समय बाद क्या होता है, उसमें थोड़ी सी दरार पड़ती है और वो पानी नीचे तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। दरार पड़ती है, तेज धूप होती है और दरारों से वो जो नमी में बदला हुआ पानी है, सूर्य की किरणों से, गर्मी से वो वाष्पीकृत होता है, भाप बनता है और भाप बन के वो पानी सूख जाता है। कई बार जब खेत सूख जाते हैं, पानी वाले रोपाई वाले खेत, उनमें दरारें पड़ जाती, ऐसा कोई आपने चित्र देखा होगा, या आप किसान हैं तो आपने देखा होगा, या कभी किसी चलचित्र में, किसी धारावाहिक में, किसी समाचार में इस तरह का कोई दृश्य देखा होगा, आप समझ सकते हैं। तो रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, आप समझते हैं, लेकिन रेत के कण अन्य मिट्टी के कण की तरह आपस में चिपके नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। आप कभी रेत मुट्ठी में लीजिए रेत को और उसके बाद मुट्ठी जोर से भींचिए, धीरे 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 वो रेत के कण निकलते जाएंगे। एक मुहावरा भी है, मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया। और आप मिट्टी को लीजिए, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जोर से, तो वो मिट्टी अंदर मुट्ठी के अंदर वो गोले के रूप में बदल जाएगी, या उस मुट्ठी के अंदर वो मिट्टी रहेगी, वो धीरे 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 नहीं गिरेगी। तो इसी बात को कह रहे हैं कि रेत के कण बारीक तो होते हैं लेकिन वो अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपके नहीं होते। तो अब यहाँ पर इस बात को हमने समझना है कि क्या होता है इससे। भाई रेत के कण अगर आपस में चिपके नहीं हैं तो रेत के कण धीरे 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 उसमें जो वर्षा होती है तो रेत के कण स्थान छोड़ते जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर आपस में मिल जाते हैं और पानी नीचे चला जाता है। इस प्रकार से ये रेत और अन्य मिट्टी में अंतर है। आइए हम पढ़े हुए अंश का मूल्यांकन करेंगे। राजस्थान की कुइयों की विशेषता क्या है, इसको हम समझ चुके हैं। कुई वर्षा के जल को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है, भूजल को प्राप्त करने के लिए नहीं, ये विशेषता है। कुई का व्यास छोटा होता है, हम ये भी समझ चुके हैं। दूसरा, चेजारो या चेलवांजी कुई खोदने का जो काम करता है वो किससे सीखता है, इसका कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं होता, न कोई स्कूल होता है, वो पुश्तैनी अनुभव के आधार पर ही कुइयों को खोदते हैं, उनका ये खानदानी काम होता है। ये हमने मूल्यांकन में ये 2 बिंदु समझे और पाठ में भी हम इसको समझा चुके हैं। आज हमने चर्चा की कुआं और कुई में अंतर।
कुएं की खुदाई में होने वाली कठिनाई पर चर्चा। तो कुएं की खुदाई में क्या कठिनाई होती है, ये पाठ के शुरू में ही ये सारी बातें आ गई है। कुएं खोदते समय होने वाली कठिनाइयों के बारे में आपने लिखना है और पढ़ना है, ताकि आप समझ सकें कि कुएं की खुदाई कैसे की जाती है। चेजारो या चेलवाजी कुएं को खोदते समय अपने सिर पर क्या रखता है और क्यों रखता है, यह हमने पढ़ा था। वो अपने सिर पर धातु, पीतल का या कांसे का या किसी धातु का एक टोप नुमा एक टोपी पहनता है, ताकि जो मलबा जब खींचा जाता है ऊपर रस्सी से, तो वो उसके कण गिरेंगे, पत्थर के भी कण गिरेंगे, तो उसके सिर पर चोट न पहुंचे, इसे उस धातु का वो टोप पहनता है। तो आपने ये सारा लिखना है अपनी पुस्तिका में और दोबारा से समझना है। आशा है जितना भाग आपने राजस्थान की रजत बूंदें का पढ़ा, आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। धन्यवाद।